हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो हमने जो करंट अफेयर की सीरीज शुरू की है उसकी 6 क्लासें हम कर चुके हैं। आज उसकी हमारी 7वीं क्लास होनी है। तो जिन साथियों ने अभी तक वो 6 क्लासें नहीं देखी है या उनमें से कोई भी एक क्लास आपने नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए, मई करंट अफेयर 2026, उसमें सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यानी कोई भी क्लास आप लोग वहाँ से देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर हमारे। उसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन रोहित स्टडी पॉइंट, उसे अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। उसके अलावा जैसे ही ये मई महीने का करंट अफेयर हमारा खत्म होगा, एक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा एप्लीकेशन पर। तो सभी साथी, उम्मीद करता हूँ सारी क्लासें देख रहे होंगे। उसके अलावा जितनी भी पीडीएफ आपको मैं दूंगा वो सारी एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि क्वेश्चन आपके और अच्छे से कवर हो जाएं। तो चलिए, आज हम 7वीं क्लास शुरू करने वाले हैं। और क्लास शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा दो, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उसे आप लोग समय से देख सकें। वैसे तो करंट अफेयर की जो हमारी क्लास है डेली सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है, तो सभी हमारे साथी डेली 8 बजे तैयार रहें। उसके अलावा जो मैथ की क्लास है मेरी, वो आपको मिलेगी 10 बजे। तो यानी कि करंट अफेयर और मैथ्स, दो चीज़ें पढ़ने के लिए आप हमेशा रेडी रहें। हमारे चैनल पर बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ आपको सारा मटेरियल दिया जाएगा। तो देखिए, आज की जो क्लास हमारी होने वाली है, टॉप 20 सवाल हम आज करने वाले हैं और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम डिस्कस करेंगे क्लास में। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल क्या रहने वाला है। अपने साथियों को शेयर कीजिए ये वाली क्लास, ताकि वो भी देख सकें। उसके अलावा हमारे चैनल को भी आप शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। देखिए, पहला सवाल है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 32 बार चढ़ने का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले पर्वतरोही कामी रीता शेरपा। अब ये नाम आपने सुना होगा, कई बार सवाल एग्जाम में आया भी है। और ये जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट की चोटी है, सबसे अधिक बार ये चढ़े हैं। तो इनका संबंध किस राष्ट्र से है? तो नेपाल से। तो क्या आंसर हो जाएगा इनका? नेपाल। तो नेपाल के रहने वाले हैं। तो नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतरोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले ये 27 मई 2025 को 31वीं बार चढ़े थे। कामी रीता ने अपने पर्वतारोहण करियर में पहली बार की बात करें 1994 में माउंट एवरेस्ट के शिखर को छुआ था। यानी पहली बार जो माउंट एवरेस्ट पर कब गए थे? 1994 में। और अब 2026 में 32 बार ये चढ़ चुके हैं। इसी अभियान के दौरान महिला वर्ग में पर्वतारोही, क्या नाम है इनका? ल्याकपा शेरपा ने भी 11वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और आप जानते हो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी कहाँ पर है? नेपाल में है। और ये भी आप जानते होंगे कि भाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई को लेकर भी सवाल आएगा तो बता दोगे 8,848.86 मीटर। यानी कि समय के अनुसार ये इसकी लंबाई में ग्रोथ होता रहता है, बढ़ती रहती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस यूरोपीय देश ने हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा है? तो देखिए, ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये किस सरकार के द्वारा दिया गया है? तो याद रखना, ये दिया गया है आपके नॉर्वे सरकार के द्वारा। नॉर्वे यानी कि ये, ठीक है। तो नॉर्वे की सरकार ने ये पुरस्कार से नवाजा है प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया गया है। और यह प्रतिष्ठित सम्मान ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी भी है ओस्लो, शहर में नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम के हाथों व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया है। पिछले 43 वर्षों यानी कि 1983 के बाद यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा है। यानी कि 43 वर्षों के बाद में ये पहली यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये भी याद रखना आप लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी को अपने या उनके अब तक के कार्यकाल में मिलने वाला ये 32वां प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉर्वे के द्वारा जो पुरस्कार दिया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाला मोदी जी का कौन सा पुरस्कार है? तो बता दोगे 32। यानी कि 32 देशों के या 32 देशों से उन पुरस्कार मिल चुका है हमारे प्रधानमंत्री जी को। इस ऐतिहासिक दौरे पर दोनों देशों के स्वच्छ ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा आपका, 32वां पुरस्कार कहाँ से मिला है? नॉर्वे। और वो कहाँ दिया गया था? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के दिशा निर्देश में हाल ही में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का अनाउंसमेंट यानी कि घोषणा कर दी है? तो ये देखिए हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को लेकर मंजूरी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या रहेगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच मौजूदा वेतनमान की असमानता को समाप्त करना। होता क्या है, जनरली आपने देखा होगा जब भी वेतन आयोग आता है तो सबसे पहले जो सेंट्रल कर्मचारी होते हैं, यानी कि जो सेंट्रल के एम्प्लॉय होते हैं, उनका वेतनमान ज़्यादा होता है और स्टेट लेवल का कम होता है उनके अपेक्षा। तो उन चीज़ों को बराबर करने के लिए, दोनों में समानता लाने के लिए पश्चिम बंगाल में ये किया गया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत भी कर दी है। इसके अंतर्गत 1 जून से राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये सवाल भी आपके एग्जाम में बन सकता है, ध्यान से आपको पढ़ना है। सवाल पूछ लेगा, अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई, तो पश्चिम बंगाल में। और जहां पर अभी चुनाव हुए थे और वहां बीजेपी की सरकार बनी है, ममता बनर्जी ने काफी विरोध भी किया था उस चीजों का, तो वैसे सुर्खियों में है, याद रखिएगा। पैसा कितना मिलेगा, 3,000 रुपए। इससे लाखों राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन में व्यापक और सकारात्मक सुधार देखने की कोशिश मिलेगी। कब, जब उनके यहाँ भी ये वेतन आयोग लग जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीए के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीओ के पद के नियुक्त किया गया है। तो देखिए भाई, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि सीओ कौन बने हैं, तो उनका नाम है सौरभ विजय। नाम याद रखना, सौरभ विजय को बनाया गया है। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सौरभ विजय बने हैं यूडीआई के सीईओ। वह 1998 बैच के महाराष्ट्र कैडर के एक बेहद अनुभवी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले सौरभ विजय महाराष्ट्र सरकार के वित्तीय विभाग में प्रधान सचिव के रूप में काम या सेवाएं दे चुके हैं। उसके अलावा उनके पास विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी जहां मुख्यालय है, ये सवाल भी आपका बनता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में कार्य करने का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है। तो देखिए, काफी अनुभवी व्यक्ति हैं सौरभ विजय, जिनको यूडीआई का सीईओ बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इराक देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अब इराक, ईरान जानते हो आप लोग, एशिया महाद्वीप के देश है। तो इराक के जो नए पीएम बने हैं वो कौन बने हैं, अल फले काजिम अल जैदी, ये बने हैं इराक के नए प्रधानमंत्री। अगर बात करें हम लोग तो नाम इनका रहेगा अल जैदी के नाम से याद रखो आप लोग। मात्र 40 वर्ष की आयु में यह पद हासिल करने वाले वह इराक के आधुनिक इतिहास के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये सवाल भी आपसे पूछ लेगा कि भाई इराक के सबसे कम उम्र के बनने वाले पीएम कौन है, तो अल जैदी। राजनीति में आने से पहले ये अल जैदी एक सफल यानी कि व्यवसायी यानी बिजनेसमैन और बैंकर रह चुकी है। इराक के राष्ट्रपति निजार अमीदी ने उन्हें शपथ दिलाई थी और इराकी संसद ने उनके नेतृत्व वाली आंशिक कैबिनेट के 14 मंत्रियों के नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, लेकिन रक्षा और गृह मंत्रालय पर सहमति अभी बाकी है, यानी कि वहां से सहमति उनके लिए नहीं मिली है। उनके अलावा 14 मंत्रालयों के लिए मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2026 के इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का चैंपियन कौन बना है। अब ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो इटालियन ओपन है इसका संबंध किससे है, तो टेनिस से है। सवाल ऐसे भी बन जाते हैं आपके। और टेनिस की 4 ग्रैंड स्लैम भी खेले जाते हैं पूरे वर्ष में, अफवाह के नाम से प्रसिद्ध है वो, ये भी याद रखना आप लोग, अफवाह, है ना। ये भी टेनिस के खेले जाते हैं और पूरे वर्ष में ये 4 खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन। इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन आगे आएगा तो बात करेंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन हमारे लिए है वो है इटालियन ओपन। तो वो किसने जीता है, यानिक सिनर ने। तो नाम याद रखना इनका, यानिक सिनर बने हैं विजेता। तो टेनिस खिलाड़ी है यानिक सिनर। रोम में खेले गए खिताबी मुकाबले में उन्होंने नॉर्वे के स्टार खिलाड़ी कैस्पर रूड को 6-4, 6-4 से मात दी है, यानी जीतने वाले हो गए यानिक सिनर। और किनको हराकर जीते हैं, तो कैस्पर रूड को। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है किनको हराकर, तो हरने वाले का भी नाम याद रखना, रूड। इस जीत के साथ वह 50 वर्षों में इटालियन ओपन जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। यानिक सिनर ने इस जीत के साथ टेनिस इतिहास में कैरियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाले दूसरे खिलाड़ी होने का गौरव भी हासिल किया है, ये भी ध्यान रखना। और इसी टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में एलिना, इनका नाम भी याद रखना, एलिना स्वेतोलिना ने अमेरिकी कोको गोफ को हराकर 6-4, 6-7, 6-2 से ट्रॉफी जीती है। तो यानी कि अगर बात की जाए मेल में तो हो गए सिनर और फीमेल की बात करेंगे तो हो गई एलिना। दोनों के नाम याद रखना।
यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि एलिना के शानदार टेनिस करियर का कुल मिलाकर तीसरा इटालियन ओपन खिताब है। तो इनका कुल मिलाकर ये तीसरा इटालियन ओपन खिताब है, यानी कि 3 बार इसको जीत चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए भारत ने इसमें 10 पदक जीते हैं, जिनमें से 1 पदक है रजत और 9 पदक है कांस्य। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो 1 पदक क्या है आपका रजत है और 9 पदक आए कांस्य। स्वर्ण पदक भारत ने इसमें एक भी नहीं जीता है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। आगे देखिए, तो 10 पदक हो गए, इसमें से 1 रजत है और 9 कांस्य है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो 11 मई से लेकर 17 मई गांधीनगर गुजरात यानी कि भारत में ही इसका आयोजन किया गया था। पदक तालिका में भारतीय महिला टीम ने तीसरा और पुरुषों की बात करें तो 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा कि पदक तालिका में भारतीय महिला टीम ने तीसरा और पुरुषों ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। टॉप 3 की बात करें तो चाइना, उत्तरी कोरिया और चाइनीज ताइपे है। चीन ने सर्वाधिक 41 मेडल जीते हैं, जिनमें से गोल्ड की बात करें तो यानी कि स्वर्ण पदक 21, रजत की बात करें तो 12 और ब्रॉन्ज मतलब कांस्य हो गए 8। यानी कुल मिलाकर चाइना पहले नंबर पर आया है 41 मेडल जीतने के बाद। भारत की ओर से ज्ञानेश्वरी यादव, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीते हैं, इन्होंने कुल 2 पदक जीते हैं। यानी कि ज्ञानेश्वरी यादव एकमात्र प्लेयर रही जिन्होंने कांस्य भी जीता और उसके रजत जीता। यानी एक जो सिल्वर आया है वो किनके द्वारा आया है? ज्ञानेश्वरी यादव के द्वारा आया है। इनके अलावा संजना 3 कांस्य, कोमल कोहर 2 कांस्य, अजीत नारायण 2 कांस्य और हरजिंदर कौर 1 कांस्य। तो कुल मिलाकर ये सारे आपके 10 पदक हो चुके हैं, जिनमें 1 रजत है और 9 कांस्य पदक है। और ज्ञानेश्वरी का नाम याद रखना आप लोग, रजत पदक विजेता बनी है। अगला क्वेश्चन देखें, देश के किस प्रमुख शहर में हाल ही में नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? अभी ये किया गया है दिल्ली में। अगर बात करें तो ये किया गया है दिल्ली में। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन की शुरुआत 17 मई 2026 को आयोजित हेल्थ एलकॉन या एआई कॉन 2026 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देश भर के डॉक्टरों को चिकित्सा क्षेत्र में एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुरक्षित और नैतिक उपयोग में दक्ष बनाना, यानी कि और भी कुशल बनाना है एआई के द्वारा। और एआई फॉर ऑल डॉक्टर्स के विजन पर आधारित यह मिशन एक बेहतरीन क्लिनिकल असिस्टेंट साबित होगा। यानी कि एआई के द्वारा डॉक्टरों को और ज्यादा सक्षम बनाना है, यही उद्देश्य इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, पीजीए चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय मूल के प्रथम गोल्फर का नाम बताना है आपको। तो इतिहास रचने वाले भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जो अब अंग्रेज बन चुके हैं, यानी तो उनका नाम है ओरोन रॉय। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा आपका, ओरोन रॉय। वह 107 वर्षों के बाद यह मेजर चैंपियनशिप जीतने वाले पहले इंग्लिश खिलाड़ी बन गए हैं। तो यानी भारतीय मूल के थे लेकिन अब इंग्लिश में जाकर रह रहे हैं वहां पर, इंग्लैंड वगैरह में। उनकी पत्नी गोरिका बिश्नोई स्वयं भारत की पूर्व नंबर 1 महिला गोल्फर रह चुकी हैं, तो उन्होंने भी उनका सहयोग किया होगा भाई। इस विजय के लिए अरुण राय को 3.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिले और उन्होंने गोल्फ करियर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग भी हासिल कर ली। तो इनका नाम याद रखना, अरुण रॉय। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं? तो ये कब मनाते हैं? 18 मई को मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। तो 18 मई को क्या मनाते हैं भैया? 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अब संग्रहालय वगैरह आप जानते ही हो। वर्ष 2026 का यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया। तो यानी कि जो परिषद की इस बार कौन सी वर्षगांठ थी? 80वीं वर्षगांठ थी। थीम क्या रहेगी? म्यूजियम यूनाइटिंग ए डिवाइडेड वर्ल्ड, यानी एक विभाजित विश्व को एकजुट करने वाले संग्रहालय। और संग्रहालय में जानते हो आप लोग, जो प्राचीन वस्तुएं, प्राचीन मूर्तियां, प्राचीन चीजें उसमें रखी जाती हैं, सब वही है। इस अवसर पर भारत के इलाहाबाद संग्रहालय, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा आपका, में भारत कंबोडिया के ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाने वाली अंगकोर और भारत नामक एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, ध्यान रखो। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि सैटेलाइट
सैटेलाइट टैग लगा हुआ भारत का पहला गंगा सॉफ्टसेल कछुआ हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान की नदी में छोड़ा गया है? तो गंगा सॉफ्टसेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया भैया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा बताओ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है साथियों असम में। और दो राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछे जाते हैं, काजीरंगा और मानस, और दोनों कहाँ पड़ते हैं? असम में पड़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टलेशन कछुआ छोड़ा गया है। इस विलुप्त प्राय कछुए को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के अवसर पर इसके नदी आवास में छोड़ा गया है। विज्ञान की भाषा में इस विशिष्ट प्रजाति को नील सोनिया गैंगटिका के नाम से जाना जाता है, जिसके सिर पर तीर जैसा एक अनोखा निशान होता है। तो अजीब सा ये है। पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि यह मीठे पानी का जीव नदियों के मृत जीवों को खाकर पानी को प्राकृतिक रूप से स्वच्छ रखने के कार्य करता है। यानी कि ये क्या करता है? पानी को साफ रखने का काम करता है ये वाला कछुआ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में इस कछुए को लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसे बाघों और गैंडों के समान ही सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। यानी कि जो गैंडों को प्राप्त है, जो सुविधाएं किसको भैया? बाघों को प्राप्त है, वही इस कछुए को प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र फोरम, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट, यानी बात करें हम लोग UNFF के 21वें सत्र का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है जी? आप जानते हो USA में। तो 21वां संस्करण अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संपन्न हुआ है। आयोजन की बात करें तो 11 से 15 मई 2026 तक संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में ये किया गया है। फोरम की प्रमुख चर्चाओं का केंद्र संयुक्त राष्ट्र वन राजनीतिक योजना 2017 से 30 और इसके वैश्विक लक्ष्य, विशेषकर लक्ष्य 135 की गहन समीक्षा करना था। UNFF की स्थापना 2000 में हुई थी और इसका उद्देश्य दुनिया में मौजूद वनों का स्थायी प्रबंधन, संरक्षण एवं विकास करना है। यानी वनों का प्रबंधन करना है, वनों को बचाना है और वनों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? विकास करना है उनका। तो ये काम रहता है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, ये इंपोर्टेंट रहेगा आपका। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त करने के लिए हाल ही में किस राजनयिक का चयन किया गया है? तो किन को किया गया भैया? तो उनका नाम है कुमारन, यानी कि पेरिया सामी कुमारन, इनका नाम रहेगा। तो पेरिया सामी कुमारन। तो श्री कुमारन 1992 बैच के एक वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS अधिकारी हैं। इसके अलावा उन्होंने इस पद पर विक्रम दोरई स्वामी का स्थान लिया है। इन्हें अब चीन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया है। यानी इनका स्थान लिया है और इन्हें कहाँ भेज दिया है? चाइना में। ये 2016 से 2020 तक कतर में भारत के राजदूत के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उसके अलावा कुमारन ने वर्ष 2020 से 2023 के बीच सिंगापुर में भी भारत के उच्चायुक्त के रूप में बेहतरीन कार्य किया था। तो इससे पहले काफी अनुभव हैं, सिंगापुर में काम कर चुके हैं, है ना, और उससे पहले कतर में ये राजदूत भी रहे थे। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका कि खेती बाड़ी से जुड़ा पारंपरिक लोक उत्सव एटोर, इस तरह के जो त्योहार उत्सव हैं पूछे जाते हैं। एटोर गिडी हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में उल्लास पूर्वक मनाया गया? तो एटोर गिडी कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना, खूबसूरत शहर है जहाँ ये मनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में कृषि पर आधारित प्राचीन पारंपरिक त्योहार एटोर गिडी बड़े धूमधाम से आस्था के साथ में बनाया गया है। यह जीवंत उत्सव आमतौर पर मई महीने के मध्य में आयोजित होता है, जो किसानों के लिए नए कृषि मौसम की शुरुआत मनाया जाता है। स्थानीय बोली में एटोर का साप्ताहिक अर्थ क्या होता है? बाड़ लगाना होता है। जैसे हम खेतों के चारों तरफ बाड़ लगाते थे ना, पशु जंगली जंतु ना आए फसल खराब करने, तो उसी जैसे ही काम होता है इसके अंदर। तो इस अवसर पर ग्रामीण सामूहिक रूप से अपने खेतों के चारों ओर बाड़ बनाते हैं, ताकि फसलों को जंगली जानवर, विशेष रूप से मिथुन, राज्य पशु है वहां का, से बचाया जाए। समुदाय की एकजुटता और भाईचारे को दर्शाने के लिए गाम्पू नामक एक विशेष सामुदायिक भोज का भी आयोजन होता है, जिस सभी लोग मिलजुल कर खाते हैं। तो इस तरह के जो उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, अक्सर परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। आगे देखिए, भारत की प्रथम हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली शटल बस सेवा का शुभारंभ हाल ही में किस स्थान पर हुआ है? ये हुआ देखिए नई दिल्ली में। अगर बात करें हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली
शटल बस का आयोजन नई दिल्ली में। क्वेश्चन बढ़िया रहा आपका। तो प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल भारत की पहली हाइड्रोजन चालित शटल बस नई दिल्ली में शुरू की गई है। उद्घाटन 15 मई को हुआ है राजधानी के सेंट्रल विस्टा इलाके में। इस परियोजना का संचालन दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है और यह शटल बस यात्रियों के लिए केंद्रीय सचिवालय से लेकर कहाँ सेवा तीर्थ तक के लिए सेवाएं दे रही है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये बस कहाँ से कहाँ तक के लिए अभी फिलहाल में सेवा दे रही है। तो कहाँ से? केंद्रीय सचिवालय से लेकर सेवा तीर्थ तक। उसके अलावा देखिए, इस एसी बस का किराया दूरी के आधार पर केवल 10 रुपये और 15 रुपये के बीच तय किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन बस का प्रारंभिक परीक्षण अगस्त 2022 में पुणे में किया गया था और ऐसी बसें दुर्गम इलाकों में जैसे कि लद्दाख में चलाई जाती हैं, लेह वगैरह लद्दाख में, जहां संसाधन उस तरह नहीं है जिस तरह और शहरों में, तो वहां पर ये चलाई जाती है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार की अनुपालन कमी और विनियमन पहल के सभी 51 प्राथमिकता सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। तो 51 प्राथमिकता सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य, तो उसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा वो राज्य बना है। तो पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा ने सभी 51 प्राथमिकता सुधार क्षेत्रों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और त्रिपुरा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने व्यापार और नागरिकों की सुगमता के लिए इतने बड़े पैमाने पर पुराने और जटिल नियमों का सरल बना दिया है। तो ऐसा करने वाला त्रिपुरा देश का पहला राज्य बना है, इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। राज्य सरकार ने 2 चरणों में ये काम किया है। पहले चरण में 23 और दूसरे में 28 सुधार क्षेत्र किए हैं और इन लक्ष्यों को हासिल भी कर लिया है। आगे देखते हैं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रीय मुख्यालय में हाल ही में किस विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो शून्य से लेके अंत तक। तो याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में शून्य से अंत तक नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भारत के ऐतिहासिक और प्राचीन योगदान को विश्व पटल पर प्रदर्शित करना है। इसके माध्यम से आर्यभट्ट हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए और भास्कराचार्य जैसे प्राचीन काल के महान भारतीय विद्वानों की बौद्धिक विरासत को सम्मानित किया गया है और उनके अलावा साथ ही आधुनिक काल के महानतम भारतीय गणितज्ञों में श्रीनिवास रामानुज के अभूतपूर्वक और जटिल कार्यों को भी विशेष रूप से दुनिया के सामने रखा गया है। प्रदर्शनी में शून्य का आविष्कार, अनंत का सिद्धांत, त्रिकोणमिति के नियम, ऋणात्मक संख्याएं और पाई की सटीक गणना जैसी भारतीय खोजों पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि ये सब की सब चीजें हम भारतीयों ने ही खोजी है, हम भारतीयों ने इनका विकास किया है, तो इन सब पर प्रकाश डाला गया है हमारी खोजों पर। आगे देखिए, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा? तो वह है पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व में होगा और क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत का पहला, जो भी भारत में पहली चीज होती है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो भारत में पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र तो कहाँ पर होने जा रहा है ये? तो पलामू टाइगर रिजर्व में। ये कहाँ पड़ेगा? तो झारखंड। तो झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। यह शोध केंद्र पलामू किले और ऐतिहासिक कमलदाह झील के बीच में 20 एकड़ के वन भूभाग पर बनाया जाएगा। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य हाथियों के प्राकृतिक व्यवहार, उनके प्रजनन चक्र, संचार ध्वनि का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में हाथियों की सर्वाधिक आबादी है, कुल 217 में से 130 हाथी इसी में है। 1974 में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये बना था। कौन भाई? पलामू टाइगर रिजर्व, ये भी याद रखना। हाल ही में किस यूरोपीय राष्ट्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से अंकित किया है? तो कौन सा देश है? वो हो जाएगा स्वीडन। तो याद रखना, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार तो ये किसने किया है? स्वीडन ने। अगर हम बात करें तो स्वीडन की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया है और किसी भी विदेशी राष्ट्र द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला ये 31वां बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था नॉर्वे के द्वारा जो पुरस्कार मिला था उनका वो 32वें नंबर का था। तो अगर आपसे पूछे कि 32वां कहाँ से मिला था तो 32वां बता देना आप लोग नॉर्वे से साथियों, ठीक है।
और 31वां पूछेगा तो बता देना आप लोग स्वीडन से, है ना। तो क्योंकि अभी हाल ही में ये पुरस्कार मिले हैं मई के महीने में, तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यह सम्मान स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने स्वयं पीएम मोदी जी को मेडल पहनाया था। इस मौके पर महान भारतीय कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की स्वीडन यात्रा 1926 के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दोनों देशों के विशेष स्मृति चिन्ह का भी एक दूसरे को सप्रेम भेंट किए थे। ये देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, यानी कि आज की क्लास का हमारा ये लास्ट सवाल है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, और जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ अच्छा लगता है तो साथी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना आप लोग। उसके अलावा वीडियो को लाइक करना है, अपने बाकी दोस्तों को, मित्रों को, और जो भी आपके ग्रुप वगैरह हैं उनमें शेयर करना है, क्योंकि ऐसे ही करंट अफेयर की सीरीज हमारी डेली चलती रहेगी। हमने मई के बाद फिर शुरू कर देंगे हम जून का महीना, जल्दी ही सब चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। देखिए अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई प्राप्त अदरक की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस राज्य ने हाल ही में अदरक मिशन शुरू किया है? तो अदरक मिशन शुरू किया है मिजोरम ने। तो ये शुरू करने वाला राज्य है मिजोरम। तो पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी राज्य मिजोरम ने अदरक मिशन की शुरुआत की है। राज्य सरकार का विजन मिजो अदरक को केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मसालों के बाजार में एक प्रीमियम और भरोसेमंद ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। तो आप समझ सकते हो वहाँ की जो अदरक है कितनी इंपॉर्टेंट है। इस योजना से राज्य के करीब 20,000 किसान परिवारों को सीधे तौर पर वैल्यू चेन से जोड़ने और उनकी आय को दोगुनी करने का स्पष्ट लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से ये हमारी आज की क्लास संपन्न हुई। टॉप 20 क्वेश्चन हमने आज पढ़े, यानी कि हमारी हर क्लास में आपको T20 सीरीज हमारी चल रही है मई के महीने की, यानी हर दिन आपको टॉप T20 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा उनसे संबंधित वो सारे फैक्ट मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल चल नहीं रहा इस समय, तो इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेंगी तुम्हें? सब मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन रोहित स्टडी पॉइंट पे। तो जिन साथियों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि कल की क्लास मेरे ख्याल से 1 या 2 क्लास और हैं मई के महीने की, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं मई के और या पढ़ने वाले हैं वो सब आपके एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, यानी हो सकता है किसी भी एग्जाम में तुमको दिखाई दे जाए। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन की पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करना, एक बार वीडियो देखना और फिर उनको पढ़ना। हो सकता है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को आराम से याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने बाकी दोस्तों में, मित्रों में, ग्रुप में शेयर भी करना, और वीडियो का लिंक भी और हमारे चैनल का लिंक भी। और वीडियो कैसी लगी, कंटेंट अच्छा लगा तो उसके लिए साथियों बताना कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मैथ्स आप पढ़ना चाहते हो तो मैथ की जो क्लास हमारी होती है वो 10 बजे होती है, यानी कि सुबह 10 बजे आपको मैथ्स का कंटेंट आपको मिलेगा। इस समय चल रहा है प्रायिकता, 3 क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ और चौथी क्लास हमारी आ जाने वाली है, जिस पर जो गेंद वाले सवाल होते हैं उस पर बेस होगी वो। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो साथियों 10 बजे हमारी क्लास ले सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।